हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। कल हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में फायर एंड आइस के बारे में। फायर एंड आइस का एक्सप्लेनेशन और उसके लिए ट्रेड डिवाइसेस वगैरह, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, ये तो आपको आ गया होगा समझ में। अब यहाँ तक हमने देखा था कि इसके अंदर जैसे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस आए, एनाफोरा, एंजाइनमेंट, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस वगैरह, ये जो जितने लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर आए थे उनके बारे में हमने बात की। और एक और आपके सामने आया था, एक और नया पैराडॉक्स। इस बार आप देख सकते हैं तीन लिटरेरी डिवाइसेस, तीन लिटरेरी टर्म्स, या इसे हम पोइटिक डिवाइस कह सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। ये तीन नए मिले हैं अभी आपके पास। एंजाइनमेंट तो आप पहले डस्ट ऑफ स्नो में भी आ चुका था, एलिट्रेशन आ चुका था, कॉन्सोनेंस आ चुका था, एसोनेंस भी आ चुका था। अब इसमें हमें एक देखने को मिला पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन के अंदर फायर एंड आइस को पर्सोनिफाई किया गया है इसके अंदर। और दूसरा आपको मिला एनाफोरा। एनाफोरा के अंदर क्या हुआ, सेम आइडिया, सेम एक्सप्रेशन को टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स के अंदर, दो लगातार निरंतर लाइनों के अंदर जो भाव को, अपने एक्सप्रेशन को प्रकट किया जाता है उसे एनाफोरा कहा जाता है। जैसे सम से सेम वर्ड रिपीट हुआ तो एनाफोरा हो गया। उसके बाद एक और आया था पैराडॉक्स, विरोधाभास, जिसका हम विरोध करना, अपोज करना। पैराडॉक्स के अंदर ये वाली आई थी, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि ऐसा दूसरी बार होना पड़े, ऐसा क्या मतलब, संसार का विनाश, संसार का सर्वनाश, संसार का अंत दूसरी बार होना पड़े, तो यहाँ पे विरोधाभास, जो एक चीज़ समाप्त होगी, एक बार जो चीज़ विनाश होगी उसको वापस विनाश होना असंभव सी बात है, तो विरोधाभास आ जाएगा, पैराडॉक्स हो गया था। फिर उसके बाद एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, ये लिटरेरी डिवाइसेस तो कॉमन जो आप परिचित थे वो आ गए। अब एक चीज़ और जो हमने कल छूट गई थी वो थी राइमिंग स्कीम। वो चीज़ है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम को आप भली भांति आप जान सकते हो, जानते होंगे और जानते भी हो। राइमिंग स्कीम या राइम स्कीम भी कहते हैं इसको, राइमिंग स्कीम, या इसको दूसरी तरह से राइम स्कीम भी कहते हैं। क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता की राइम स्कीम क्या है। अब राइम स्कीम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो एंड लास्ट लेटर है, अब ये जो लाइन देखेंगे 1 2 3 4, फर्स्ट स्टैंजा 4 में हो गया, सेकंड स्टैंजा 5 में, 1 2 3 4 5, ईच लाइन का, प्रत्येक लाइन का लास्ट वर्ड है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे फायर, आइस, डिजायर और अगेन फायर, ब्लू से कर दिया मैंने। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर एक आया ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस। अब इनके साउंड को हम मैच करेंगे। फर्स्ट आया फायर, फायर, आइस, दोनों डिफरेंट हो गए। फर्स्ट साउंड इसका हम नेम देंगे ए। अब आइस, अब इसका नेम हम देंगे क्या, बी, डिफरेंट साउंड हो गया। अब फायर से आइस और डिजायर किससे मैच कराओ, आइस से मैच हुआ नहीं इसलिए बी हो गया। अब डिजायर मैच कर गया, फायर और डिजायर दोनों सेम हो गया तो ए हो गया ए। अब इसी तरह से फिर डिजायर और फायर मैच करके ए हो गया। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी ए। फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम अपने पास होगी ए बी ए। अब स्टैंजा को ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा गैप दे दो या कोमा लगा सकते हैं। आप चाहो तो इसको कोमा लगा दीजिए स्टैंजा इंडिकेट करने के लिए, या इसको गैप दे सकते हैं, बीच में स्पेस देकर ये कर सकते हैं। अब सेकेंड में ट्वाइस मैच कीजिए, फायर से नहीं मिला, आइस और ट्वाइस मैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बी, तो इसको भी इंडिकेट करेंगे बी से। हेट कहीं से मैच नहीं कर रहा, फायर से, आइस से नहीं कर रहा, तो हेट डिफरेंट नया आ गया, तो ये क्या हो गया, सी। फिर आइस से आइस अगेन मैच हो गया, बी। अब ग्रेट, हेट और ग्रेट दोनों मैच कर गए, तो ये क्या हो जाएगा, सी। और सफाइस किससे मैच कर रहा, आइस से, बी हो गया। तो सेकेंड स्टैंजा क्या हो गया, बी सी बी। तो ये राइम स्कीम हो जाएगी इसकी। देख सकते हो आप, ट्वाइस आइस और ट्वाइस बी मिल गया, हेट अलग हो गया सी,
आइस ट्वाइस दोनों मिल गया बी, ग्रेट और हेट्स मिल गया सी, और सफाइस और आइस मिल गया बी, बी सी बी सी बी। तो इस पोएम फायर एंड आइस की राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी। ये अच्छी तरह से याद रखना, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। उसी तरह से आपको उसका भी डस्ट ऑफ स्नो जो पढ़ा था उसका भी राइम स्कीम आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। आपको हो सकता है सपोज लीक से हट के क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम सो एंड सो, पोएम का नाम आ गया फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ फायर एंड आइस? ए बी सी बी। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? उसकी जो रहेगी वो लिखना पड़ेगा। अब दूसरा नेक्स्ट कोई और पोएम पढ़ेंगे उसके से आएगा, वो भी माइंड में रखना पड़ेगा। जिस पोएम की राइम स्कीम बनेगी उसके राइम स्कीम आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो होगी राइम स्कीम। अब हम क्या करेंगे आगे वाले स्टेप में, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। अब देखना आप क्वेश्चन आंसर। हाँ, क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट? हाउ विल कैसे, द वर्ल्ड एंड संसार का अंत होगा। वर्ल्ड एंड संसार अंत होता है, विल आ गया इसलिए संसार का अंत होगा। संसार का अंत कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। कवि के अनुसार संसार का अंत कैसे होगा? संसार का अंत जैसे देखते फायर एंड आइस आती है, आपको माइंड बोल देगा फायर से और आइस से, दोनों ही बताया गया। फायर से भी हो सकता है, आइस से भी हो सकता है, ऐसा मानना है, ऐसा कल्पना की गई कविता के अंदर, ऐसा इमेजिनेशन दिखाया गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, पहले स्टैंजा में देख सकते हो कवि पहले स्टैंजा में उन लोगों के साथ जाता है, मैं उन लोगों का पक्षधर हूँ जो कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, क्योंकि इन लोगों के मन में इतनी डिज़ायर, इतनी इच्छाएं भर रखी है कि वो संसार का अंत फायर से हो सकता है। इसको ऐसा मैं पक्षधर हूँ, ऐसा मान सकता हूँ। तो कवि का मत क्या हो जाएगा? यही होगा। दूसरे में कह रहा अगर दूसरी बार अंत होना पड़े तो आइस में हो सकता है। दूसरी बार के लिए बताया, अगर संसार का अंत दूसरी बार होगा, पहली बार तो हो गया, दूसरी बार फिर होता है तो आइस के लिए, आइस में को भी मैं उत्तरदायी मानता हूँ। तो पहले मत के अनुसार कवि स्पष्ट रूप से किसके साथ है? फायर के साथ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब जिस क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग वगैरह आता है वर्ड, तो आपको अकॉर्डिंग से शुरू करना पड़ेगा आंसर की शुरुआत। ये ध्यान रखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट कॉमा फिर सब्जेक्ट, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कवि के अनुसार संसार का अंत फायर में, आग में होगा, आग से होगा। हियर, अब इतने से उत्तर से काम नहीं चलेगा, आपको 20 से 30 शब्द का होता है तो थोड़ा, लेकिन अपने थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो फायर को एक्सटेंड कीजिए, फायर को क्वालिफाई कर दीजिए। हियर फायर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे फायर प्रतीक है, किसका फायर किसके लिए आया? डिजायर के लिए, इंसान के मन में इच्छाओं के लिए, पैशन जोश इच्छाओं के लिए, ग्रीड लालच, एवराइस लोभ, ग्रीड का ही हो गया, लस्ट हवस ईटीसी एक्सेट्रा आदि के लिए आया। ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड वन, व्हाट डू फायर एंड आइज स्टैंड फॉर? क्वेश्चन यही का ही सेम, इसमें से तो मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा देखो। व्हाट डू फायर एंड आइज स्टैंड फॉर? फायर और आइस किसके स्टैंड फॉर, किसको प्रतीक करते हैं? यहाँ पे देखिए, फायर स्टैंड्स फॉर, यही उत्तर हो गया। फायर स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा? डिजायर, पैशन, ग्रीड, अवराइस, लस्ट एक्सेट्रा। अब आइस को ये कर दीजिए एक्सप्लेन, एंड आइस स्टैंड्स फॉर, आइस के लिए क्या बताया गया? हेट्रेड, जो मैंने ग्लोसरी के अंदर सबसे पहले लिखाया था वही चीज़ आ रही है यहाँ पर, ये यहाँ काम आती है। देखो, अब आइस किसके स्टैंड्स फॉर? हेट्रेड, घृणा, कोल्डनेस, ठंडापन यानी मन ही मन ईर्ष्या रखना, रिजिडिटी, अड़ियलपन, डटे हुए रहना, फ्यूरी, गुस्सा, इंटॉलरेंस, असहनशीलता, इंडिफरेंस, अन्य से भिन्न होना, एक्सेट्रा आदि। अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोएम की, कविता की राइम स्कीम क्या है? इसको लिखने का तरीका हो जाएगा, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज, इस कविता फायर एंड आइस की राइम स्कीम है वो क्या होगी? ए बी ए, जो अभी बनाया था हमने, बी सी बी। 3 क्वेश्चन ये हो गए। 3 क्वेश्चन के बाद आगे और जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं अभी हम। हाँ देखिए, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, विच 2 आइडियाज अबाउट एंडिंग द वर्ल्ड आर मेंशन्ड इन द पोएम? विच 2 आइडियाज, कौन से 2 विचार, अबाउट एंडिंग द वर्ल्ड, संसार के अंत होने के बारे में, आर मेंशन दर्शाए गए हैं, दर्शाए इन द पोएम, इस कविता में। इस कविता में ऐसे
कौन से दो विचार है जो संसार के अंत के बारे में दर्शाए गए हैं? तो क्या द टू आइडियाज अबाउट एंडिंग द वर्ल्ड आर, वह दो विचार जो संसार के लुप्त होने के बारे में दर्शाए गए हैं, आर मेंशन्ड इन द पोएम आर, इस कविता के अंदर जो दर्शाए गए वो है, फर्स्ट वन इज फायर, सबसे पहला जो था वो फायर है, एंड द सेकेंड वन इज आइस, पहला कारण फायर के, दूसरा आइस का। थोड़ा सा उत्तर बढ़ा देंगे, द पोएट सपोर्ट्स द फर्स्ट आइडिया, कवि पहले विचार को सपोर्ट करता, उसका पक्षधर होता है, आई ई दैट इज, जो कि फायर है, पहले आइडिया क्या करता है, दैट इज, जो कि फायर है, देन द सेकेंड वन, दूसरे की तुलना में पहले को ज्यादा पक्षधर होता है, दैट इज आइस, जो कि बर्फ है। आग का सपोर्ट करता है कवि आइस की तुलना में, आइस की तुलना में आइस को कम करता है, आइस को भी कहता है कि दूसरा चांस पड़े तो आइस करेगा, लेकिन एक होता ना तो हमें दूसरे की मोर देन द आइस करने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आइस को भी कह रहा है दूसरी बार अगर संसार का अंत होना पड़े तो आइस को मैं मानता हूँ, आइस भी पर्याप्त होगी, ये कह रहा है। तो इसलिए क्या कहेंगे, फर्स्ट वन को अधिक कवि सपोर्ट कर रहा है सेकेंड वन की तुलना में, यानी आइस की तुलना में। क्यों? बिकॉज, क्यों करता है? बिकॉज फायर विल एग्जिस्ट टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि संसार के अंत तक आग एग्जिस्ट, अस्तित्व में रहेगी। आग से तात्पर्य है डिज़ायर, मानव की इच्छा, बाकी कोल्डनेस, इंटॉलरेंस वगैरह, हेट्रेड, नफरत वगैरह जो है ना, वो हो सकता है एक समय में समाप्त हो जाएगी, लेकिन इच्छा तो रहेगी, इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक इच्छाएं जीवित रहेगी उसके शरीर में। नफरत, आइस का सीधा सीधा संबंध नफरत से बताया गया, हेट से, और फायर का सीधा सीधा संबंध डिज़ायर से बताया गया। बाकी सारी चीज़ें तो बाद में हमने उसको एडजेक्टिव, विशेषता दर्शाने के लिए हमने उसको ये किया। तो फर्स्ट ये चीज़ पकड़ो आप, फायर, फायर मीन्स डिज़ायर, इच्छा, आइस, आइस मीन्स हेट्रेड, घृणा, नफरत। नफरत एक बार समाप्त हो सकती है जब इंसान जन्म लेता है, ये छोटा बच्चा है जिसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, छोटा ही है, उसे पूछा जाए तो उसके मन में इच्छा रहेगी, क्या? चॉकलेट खाने की इच्छा, स्कूल नहीं जाने की इच्छा, और भी इच्छाएं कुछ भी हो सकती है। और चाहे बूढ़े से पूछो उसके मन में भी इच्छा होगी। इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी मरने तक। होश जब तक संभालते हैं तब से लेकर के मरने तक इच्छाएं समाप्त नहीं होगी। जिसने होश नहीं संभाला वो भी, उसकी भी इच्छा रहती है। जो छोटा सा बच्चा रहेगा जिसकी, अब देख लो, जिसको बोलना भी नहीं आता है, लेकिन वो भी अपनी इच्छा इशारों में करता है। जैसे अब ट्रेंड चल गया आजकल बिल्कुल ही बच्चा बिल्कुल कुछ ही नहीं बोलता, लेकिन रोते हुए बच्चे को क्या करते हैं, मोबाइल इतना ये हो गया कि मोबाइल दिखा दो आप, बच्चा चुप हो जाएगा। और उसकी इच्छा क्या है, बार बार मोबाइल देखने की हो जाती है। जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन किसी के लिए नफरत, हेट्रेट, घृणा हो सकती है, कई बार हो सकता है थोड़ी दिन बाद वो समाप्त भी हो जाए। जन्म लेता है तब नफरत नहीं होती किसी के लिए, बड़ा होता है तब भी नफरत नहीं होती, आगे जाके बन सकती है नफरत, अल्प समय के लिए रह सकती है। तो आइस को क्या है, परमानेंट नहीं माना गया। लेकिन फायर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक डिज़ायर तो रहेगी। तो इसीलिए कवि फर्स्ट वन जो फायर जो था उसका प्रतिपादित करता है, उसका सपोर्ट करता है आइस की तुलना में, क्योंकि फायर विल एग्जिस्ट टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने इसको इतना ही ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया कि क्वेश्चन एक और बन सकता है कि व्हाई डिड द पोएट सपोर्ट द फर्स्ट आइडिया टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कवि संसार के अंत के लिए पहला आइडिया जो फायर जो था उसका सपोर्ट क्यों किया, या क्यों करता है, व्हाई डज आ जाएगा, क्यों करता है, बिकॉज द फायर विल एग्जिस्ट टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि फायर संसार के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, इच्छा जो रहेगी। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसके बाद, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैसेज और ऑब्लिक दे दिया, और थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। ये आपको देखिए, आपको मैंने बता दिया। अब आपको किसी भी पोएम के बारे में मैसेज पूछ ले, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम, इस कविता से आपको क्या मैसेज मिलता है, तो भी उत्तर आपको एक ही हो जाएगा। थीम, विषय वस्तु एक ही हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया, मुख्य विचार एक ही हो जाएगा। व्हाट लेसन डू यू गेट, आपको क्या शिक्षा मिलती है, वो भी एक ही बात हो जाएगी। तो इसका
अलग अलग तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। 3 में से कोई एक पूछेगा, या तो मैसेज पूछ लेगा, या थीम पूछ लेगा, या सेंट्रल आइडिया पूछ लेगा, या मेन आइडिया पूछ लेगा, या लेसन पूछ लेगा। 5 में से कुछ भी पूछे तो आपको एक उत्तर सभी के काम चल जाएगा। तो आप मैसेज पूछे केवल मैसेज का यूज़ कर लो, थीम पूछे थीम का यूज़ कर लो, सेंट्रल आइडिया पूछे सेंट्रल आइडिया कर लो। फायर एंड आइस कविता का क्या मैसेज, क्या संदेश मिलता है आपको, उसकी थीम विषय वस्तु क्या है, या सेंट्रल आइडिया मुख्य विचार क्या है? इसका उत्तर द मैसेज और द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज। फायर एंड आइस कविता की मैसेज, संदेश या थीम या सेंट्रल आइडिया है, क्या है? डैश लगाना, अगर डैश नहीं लगाते हो तो यहाँ पे डेट लगाना पड़ेगा आपको। याद रखिए एक बात को, इज लिखने के बाद यहाँ पे डैश लगा दिया मैंने, माइनस का निशान, डैश। डैश नहीं लगाते हो आप तो डेट लिखना पड़ेगा, तो सबसे बेटर है डैश लगा दो। द अनएंडिंग डिजायर एंड हेट्रेड अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। द अनएंडिंग डिजायर, अनएंडिंग कभी ना समाप्त होने वाले, डिजायर इच्छा, कभी ना समाप्त होने वाली इच्छा, एंड हेट्रेड और घृणा, किसमें? अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति में, अमंग बीच में, ह्यूमन बीइंग्स 2 से अधिक है इसलिए अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति के अंदर कभी ना समाप्त होने वाली इच्छा और घृणा क्या करेगी? मे ब्रिंग अबाउट, ला सकती है क्या? एन एंड, एक अंत, टू दिस वर्ल्ड, इस संसार को। मानव जाति में कभी ना समाप्त होने वाली इच्छा और घृणा इस संसार का अंत ला सकती है, इस संसार का अंत का कारण बन सकती है। मानव जाति के अंदर इतनी इच्छाएं, इतनी घृणा भरी हुई है, इतनी इच्छाएं और इतनी घृणा, जो नफरत जो है वो एक दिन संसार का अंत का कारण बन जाएगी। ये मेन इसमें मैसेज है, यही लेसन है, यही थीम है, यही सेंट्रल आइडिया है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। इसके बाद आप लाइन चेंज कर देना। आपके आंसर में लिखने का तरीका भी यही है, कॉपी में भी, अगर नोटबुक के अंदर भी, एग्जामिनेशन कॉपी के अंदर भी लिखेंगे तो ये लिखने के बाद लाइन चेंज कर दीजिए। डिजायर इज लाइक फायर, इच्छा, इच्छा किसके समान है? फायर के समान। यानी फायर को किसके स्टैंड कर रहा है? डिजायर आ गया। यहाँ पे डिजायर का हमने लिया अनएंडिंग डिजायर, डिजायर इज लाइक फायर, यहाँ पे इच्छा जो है आग के समान। एंड हेट्रेड इज लाइक आइस, यहाँ पे हेट्रेड लिया, और हेट्रेड जो है आइस के समान, बर्फ के समान है। आगे और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा? द अनएंडिंग डिजायर्स एंड द कंटिन्यूअस हेट्रेड, कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाएं, एंड द कंटिन्यूअस हेट्रेड, और लगातार किसी को घृणा, नफरत करते रहना, कास, कारण बनते हैं, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी का, विनाश का कारण बनते हैं। एंड द वर्ल्ड विल पेरिश, और संसार का अंत होगा। पेरिश, पेरिश का मतलब डाई, मरना, एंड समाप्त होना। और ये जो इच्छाएं ऐसी है जो कभी ना समाप्त होने वाली, और कंटिन्यूअस हेट्रेड, लगातार किसी के प्रति घृणा, वो बर्बादी, विनाश का कारण बनते हैं और संसार का अंत हो जाएगा इससे। ये इसकी थीम, सेंट्रल आइडिया वगैरह है। इस प्रकार से इस पोएम फायर एंड आइस के कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, प्रश्न उत्तर का भाग समाप्त हो जाता है। अब बच जाती है आरसी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों का काम आ जाएगा पूरा में, एक्सप्लेनेशन के अंदर यही चीज़ आ जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, रेफरेंस अपने आप बन जाएगा। लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्रीवियस क्लास में, पहले वाली क्लास के अंदर जो मैंने पोएम को एक्सप्लेन किया था, उसके ग्लोसरी, वर्ड मीनिंग वगैरह उनको देख लिया, पोएम को समझ लिया, लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच को समझ लिया, तो आपकी ये क्वेश्चन फटाफट याद, कुछ ही समय नहीं लगेगा, फटाफट क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आरसी कराऊंगा, वो देखना आपको इसी के माध्यम से वो बन जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। तो जिस प्रकार से डस्ट ऑफ स्नो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, उसी प्रकार से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वापस मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको अभी तो फर्स्ट और सेकंड लिया, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, सीक्वेंस तोड़ूंगा, थर्ड फोर्थ नहीं लूँगा। जो मेन इंपॉर्टेंट है पहले वो पोएम्स को पढ़ा के फिर बीच में उनको लूँगा। पढ़ाना तो सभी है, लेकिन इसके बाद एक चीज़ और है कि हो सकता है मैं भी इस बार वापस आपके जैसे स्कूल्स वगैरह थोड़ा सा खुलने में लेट हो रही है, तो कोविड-19 को लेकर के हो सकता है लास्ट ईयर की तरह बोर्ड भी क्या करे, आपके सिलेबस को 20% 30% कम कर दे। 20% 30% कम कर दे तो भाई बोर्ड तो करेगा। अब आप बच्चों को, आपको पता नहीं, लेकिन मुझे आइडिया है कि कौन कौन से हटा सकता है
और कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं हटा सकता है। तो उस चीज़ को लेकर के मैं क्या करूँगा, स्किप करके, यानी 2 अब फर्स्ट सेकंड हो गया, इसके बाद हो सकता है तीसरा चौथा नहीं पढ़ाऊंगा, बीच में स्किप करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे पहले उनको पढ़ाऊंगा, वो तो हटने ही नहीं है, वो तो आएंगे आएंगे, इस प्रकार से रहेंगे। तो मैं इस प्रकार से इनको पढ़ाऊंगा। अब आपको ये लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आरसी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।